IBN 7 बना तीसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। IBN 7 हौसला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश दिन भर। मैं हूं आकाश सोनी और आज कार्यक्रम में हम आपको देश के अलग अलग इलाकों में ले जाएंगे। खास तौर पर शुरुआत देहरादून से करेंगे। देहरादून में एक डॉक्टर बच्चों से इतना नाराज हुआ कि खेल रहे बच्चों के ऊपर उसने खतरनाक कुत्तों को छोड़ दिया। ये आप खबर देखेंगे देहरादून से। इसके अलावा आरोपी डॉक्टर के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, यह महत्वपूर्ण है, समझने की कोशिश करेंगे हम सीधे रिपोर्टर से। देश दिन भर में हम आपको दिखाएंगे अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के अध्यक्ष नरेंद्र दाभोलकर के हत्यारों का स्केच भी। हम बात करेंगे यूपी में टीचर्स पर लगी एक नई पाबंदी की। जी हां, उत्तर प्रदेश के टीचर अब फेसबुक पर अपने छात्रों से बात नहीं कर पाएंगे। क्यों, इस पर भी बात करेंगे। आपको बताएंगे दिल्ली में आम आदमी पार्टी के खिलाफ स्टिंग होने का दावा करने वाले पूर्व विधायक आसिफ खान अब कर क्या रहे हैं, ये स्टिंग उनके पास है भी या नहीं। इन सभी मामलों पर रिपोर्टर्स हमारे साथ रहेंगे, लेकिन इससे पहले एक बड़ी खबर मुंबई से आ रही है। मुंबई से खबर यह आ रही है कि जानी मानी पूर्व अभिनेत्री रति अग्निहोत्री ने वर्ली पुलिस स्टेशन में घरेलू हिंसा का केस दर्ज कराया है। डोमेस्टिक वायलेंस का केस दर्ज कराया उन्होंने अपनी ये शिकायत आज सुबह ही दर्ज कराई है। इस वक्त हमारे संवाददाता निशात शम्सी हमारे साथ फोन लाइन पर है। निशात, डिटेल्स बताएं, ये खबर कितनी देर पहले आई है और आरोप क्या लगाया रति अग्निहोत्री ने? देखिए आकाश, देखिए तकरीबन 3 बजे के करीब वो वर्ली थाने पहुंची थी, जहां पर उन्होंने अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज की है कि वो लगातार उनका मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न कर रहे हैं और उनका जो प्रॉपर्टी का भी कुछ डिस्प्यूट है उसको लेकर भी उन्होंने कई जानकारी पुलिस को दी है। जिसके बाद पुलिस ने उनकी शिकायत के आधार पर उनके पति जो शहर के जाने माने आर्किटेक्ट है, बड़े बिजनेसमैन है, उनके खिलाफ मामला दर्ज कर इस मामले की तफ्तीश जो है वो शुरू कर दी है। हालांकि पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जो बातें उनकी तरफ से कही गई है उस पूरे मामले की जांच की जाएगी। उसके बाद आगे की जो कार्रवाई है वो पुलिस अपने हिसाब से करेगी। जो बातें अपनी शिकायत में रति अग्निहोत्री ने कही है उसके साथ उन्होंने कुछ चोट के निशान भी पुलिस के समक्ष रखे हैं कि उनके पति लगातार उनके साथ हिंसा कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। तो ऐसे गंभीर आरोप उन्होंने अपने पति के खिलाफ लगाई है, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। निशात, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अपडेट्स के लिए आपके पास आगे आते रहेंगे। और अब बात करते हैं रेलवे घोटाले की, जिसमें रेलवे के नाम पर ठगी की और बड़ी प्लानिंग के साथ। देखिए इस रिपोर्ट में। हाथों में रेलवे भर्ती बोर्ड के दस्तावेज लिए ये युवक ठगी के शिकार हुए हैं। इनका आरोप है कि रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर इन्हें ठगा गया है। आरोपों के मुताबिक साल 2013 में एक एजेंट के जरिए इन युवकों को रेलवे में टीसी और असिस्टेंट स्टेशन मैनेजर जैसे पदों पर नौकरी दिलाने के नाम पर 7-7 लाख रुपए लिए गए। पैसे लेने के बाद इनका दिल्ली में इंटरव्यू लिया गया। इनके मुताबिक रेलवे के अधिकारियों ने इनका इंटरव्यू लिया, फिर इन्हें 6 महीने की ट्रेनिंग के लिए कोलकाता और बिहार बुलाया गया और ट्रेनिंग खत्म होने के बाद वादा किया गया कि जल्द ही ज्वाइनिंग लेटर भेजा जाएगा। शिकायत मिलने के बाद रेलवे ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। शक जताया जा रहा है कि इस पूरे घोटाले में रेलवे के कई बड़े अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं। इस वक्त हमारे संवाददाता दिनेश मौर्य मुंबई से हमारे साथ है। दिनेश, ये बताएं, क्या इतनी बड़ी ठगी जो है, कुल कितने रुपए की ठगी है ये, और दूसरा, क्या रेलवे अधिकारियों की साजिश और मिली भगत के बगैर ये हो सकता था? देखिए, अब तक जो जानकारी मिली है, महाराष्ट्र के जो युवक इसमें इस ठगी का शिकार है, उनके मुताबिक करीब 50 करोड़ की ठगी तो महज महाराष्ट्र से निकलकर सामने आई है। जो दूसरा अहम सवाल है कि क्या बिना रेलवे अधिकारियों की सहमति के बिना, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से एक फिल्म स्पेशल 26 की तरह इस पूरे गैंग ने ऑपरेट किया, बड़े ही प्रोफेशनल तरीके से इंटरव्यूज दिल्ली में लिए गए, बाद में इन्हें ट्रेनिंग के लिए कोलकाता बुलाया गया, वहां बाकायदा एक ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया था। उसके बाद 6 महीने तक इन्हें फील्ड पर काम भी कराया गया। कुछ युवकों ने तो बाकायदा बिहार के दानापुर जंक्शन में काम भी किया था, लोगों के टिकट्स भी चेक किए थे। तो बड़ी प्रोफेशनल तरीके से इस पूरे ग्रुप काम को अंजाम दिया गया था, ठगी को अंजाम दिया गया था, और ये बिना किसी बड़े रेलवे अधिकारी के ऑब्जर्वेशन के बिना हो नहीं सकता है, ऐसा शक पीड़ित युवकों ने जताया है। अब पूरा इस मामले के सामने आने के बाद रेलवे अधिकारियों ने कौन कौन इसमें शामिल है उनके जांच के आदेश दे दिए। साथ ही में अगर कोई बड़ा रेलवे का अधिकारी या कोई भी रेलवे का अधिकारी इस पूरे स्कैम में शामिल हुआ पाया जाता तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई के भी आदेश दे दिए गए हैं। जी
धन्यवाद दिनेश मौर्य इस जानकारी के लिए। और अब बात दिल्ली से सटे नोएडा की कर रहे हैं, जहां पर आधुनिक तकनीक के सहारे फर्जीवाड़ा किया गया है। खास तौर पे अगर आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो ये रिपोर्ट ध्यान से देखिए। देश की राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा की पुलिस और साइबर क्राइम की टीम ने ठगी के आरोप में 25 लोगों को गिरफ्तार किया है। ज्वाइंट ऑपरेशन में नौकरी दिलाने के नाम पर चल रही फर्जी वेबसाइट कंपनियों पर कार्यवाही करते हुए लगभग 50 करोड़ रुपए की ठगी का खुलासा किया गया है। 3 अलग अलग कंपनियों में छापा मारकर 200 लैपटॉप भी बरामद किए गए हैं। नोएडा की सेक्टर 58 पुलिस और साइबर क्राइम सेल को कई शिकायतें दूसरे राज्यों से भी मिल चुकी थी। बताया गया कि नोएडा में कुछ ऐसी कंपनियां चल रही हैं जो वेबसाइट के जरिए लोगों को नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी कर रही हैं। पुलिस ने सेक्टर 63, 62 और सेक्टर 7 में छापेमारी की। ये कंपनियां फर्जी वेबसाइट चला रही थी। इनका नेटवर्क पूरे देश में फैला हुआ है। हम लोगों ने मिल करके 3 टीमों का गठन किया और इनके कई ठिकानों पे हमने एक साथ छापेमारी की। उसमें काफ़ी लोग हमने गिरफ्तार किए। भारी मात्रा में इनके लैपटॉप और डेस्कटॉप वगैरह भी बरामद हुए हैं, मोर देन 150। ये लोग वेबसाइट पर विज्ञापन देते हैं और बेरोजगार लोगों को नौकरी दिलाने के नाम पर मोटी रकम ले लेते हैं। पूरे देश में अब तक इन लोगों ने 1 लाख से ज्यादा लोगों से ठगी की है और इसी ठगी के जरिए इन कंपनियों ने 50 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है। पुलिस ने कंपनियों से जुड़े तकरीबन 20 लोगों को गिरफ्तार किया है और साथ ही लाखों रुपए के लैपटॉप और कंप्यूटर बरामद किए हैं। पुलिस की माने तो इन कंपनियों के उन अकाउंट को सीज करने की कार्यवाही जारी है जिनमें पैसे ट्रांसफर करवाए जाते थे। वहीं खास बात यह है कि इन कंपनियों का मास्टरमाइंड कौन है, अभी तक पूछताछ में ये पता नहीं चल पाया है। इन कंपनियों ने मुंबई, पश्चिम बंगाल, यूपी, पंजाब, असम, हरियाणा सहित देश के कई राज्यों में लोगों के साथ इसी तरह ठगी की है। और अब बात राजनीति। कांग्रेस के नेता आसिफ मोहम्मद, आपको याद होगा 2 दिन पहले बाकायदा IBN 7 के सामने कह रहे थे कि कुछ ही घंटों के अंदर वो आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह के खिलाफ एक स्टिंग लेकर आएंगे। ये दावे वो 3 दिनों से कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो ये स्टिंग लेकर सामने नहीं आए। अभी आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि मेरे पास एक और अभी स्टिंग आया है अरविंद केजरीवाल जी का। ये सामने आएगी तो उस मीडिया ग्रुप के ऊपर एक हंगामा खड़ा हो जाएगा। हर चीज वक्त पे ही सही रहती है, उसको हम रिलीज करेंगे। कांग्रेस नेता आसिफ मोहम्मद 3 दिन से आम आदमी पार्टी के संजय सिंह का स्टिंग होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन अब तक उसे सामने नहीं लाए हैं। बार बार कुछ घंटों में स्टिंग लाने का दावा कह रहे आसिफ मोहम्मद अब वक्त आने पर स्टिंग लाने की बात कर रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या संजय सिंह के स्टिंग को लेकर आसिफ मोहम्मद खान झूठ बोल रहे हैं। हालांकि दोनों नेता इस बात को जरूर कबूल रहे हैं कि नोएडा में एक पत्रकार के घर पर मुलाकात हुई थी। वहीं आसिफ मोहम्मद के दावों पर संजय सिंह ने कहा कि गैर जरूरी विवादों को हवा देने की जरूरत नहीं है। आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, कृपा करके ऐसे खबरों को बेबुनियाद तरीके से चलाना बंद कीजिए, वरना मीडिया की छवि गिरेगी लोगों की निगाह में। कांग्रेस के पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद ने दावा किया था कि आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने उन्हें लालच देकर खरीद फरोख्त की कोशिश की थी। हमारे संवाददाता ब्रजेश तिवारी इस वक्त हमारे साथ लाइव है। ब्रजेश, ये बताएं कि आसिफ मोहम्मद के स्टिंग का आखिर हुआ क्या? अब वो क्या कह रहे हैं? क्या कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती है स्टिंग सामने आए या फिर कुछ और मसला है यहाँ पर? देखिए, बिल्कुल इस पूरे मसले पे आसिफ से आज भी हम लोग की बात हुई। उनका साफ कहना है कि अभी आप इंतजार करिए, जब सही वक्त आएगा तो हम जो पूरा स्टिंग है, जो पेन ड्राइव उन्होंने दिखाई थी उसके अंदर क्या कुछ है वो सामने रखेंगे। लेकिन वो वक्त कब आएगा, आखिरकार वो दिन कब आएगा जब वो चीज़ें जो स्टिंग उनके पास है वो कब दिखाएंगे मीडिया के सामने, कब सबको दिखाएंगे, ये उनके पास उन्हें खुद नहीं पता है कि आखिरकार वो दिन कब आएगा। बहरहाल इस पूरे मामले में आम आदमी पार्टी ये बात कह रही है कि जो स्टिंग की बात की जा रही है, इस तरह का कोई भी स्टिंग उनके पास नहीं, आसिफ के पास, और इसीलिए वो वक्त ले रहे हैं और आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनसे इनके बीच बातचीत चल रही है। बहरहाल सबको इंतजार है कि आखिरकार कब आसिफ जिस स्टिंग की बात कर रहे हैं वो सामने रखते हैं। धन्यवाद ब्रजेश। और देश दिन भर में अब बात करते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि बड़े बदलाव देखे जा सकते हैं, लेकिन सर कार्यवाह भैयाजी जोशी को लेकर कोई बदलाव नहीं है। साथ ही साथ और बड़े बदलावों की भी बात की जा रही थी। हुआ क्या, देखिए इस रिपोर्ट में। भैयाजी जोशी लगातार तीसरी बार संघ के सर कार्यवाह बनाए गए हैं। संघ में प्रमुख के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा पद है। नागपुर में चल रही आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा के दूसरे दिन इस बात का ऐलान किया गया कि आरएसएस सर कार्यवाह का दायित्व भैयाजी जोशी के पास ही रहेगा। बैठक में हुए चुनाव में भैयाजी जोशी को एक बार फिर सर कार्यवाह बनाया गया है। उनकी नई टीम का चुनाव भी हो चुका है, लेकिन इसकी घोषणा रविवार को की जाएगी। संघ का कहना है कि सरकार बिल्कुल सही दिशा में चल रही है।
माननीय सुरेश उपाध्याय भैयाजी जोशी का नाम ही बताया और उनका जो माननीय सुरेश भैया जोशी जी के चुनाव घोषित किया चुनाव, और उन्होंने आने वाले 3 साल के सरकारी व इस कार्यकाल के सरकारी और इस नाते से उनका जो घोषणा हो गई है। संघ की शुक्रवार से शुरू हुई बैठक से पहले कयास लगाए जा रहे थे कि संघ बड़े बदलाव की तैयारी में है और इस बैठक में दत्तात्रेय होसबोले को भैयाजी जोशी की जगह सर कार्यवाह बनाया जा सकता है। वहीं भैयाजी जोशी को दूसरी जिम्मेदारी देकर दिल्ली भेजा जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश से एक खबर आ रही है जिसके कारण एक नया विवाद शुरू हो गया है। खबर मूलतः ये है कि अब से उत्तर प्रदेश के शिक्षक सोशल मीडिया पर अपने छात्रों से छात्राओं से दोस्ती नहीं कर पाएंगे और ये फरमान आया सीधे उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव की ओर से। इतना ही नहीं, अगर मान लीजिए उदाहरण के तौर पे अगर कोई शिक्षक कोशिश करता है कि वो फेसबुक पर छात्रों से छात्राओं से दोस्ती करे तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। शैक्षिक संस्थानों में पढ़ने वाले बच्चों से शारीरिक, मानसिक और यौन उत्पीड़न जैसी घटनाओं को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश शासन ने एक अनोखी पहल की है, जिसके तहत शिक्षकों की दोस्ती सोशल मीडिया के जरिए स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं से नहीं हो सकती। इस आदेश का पालन न करने वाले शिक्षकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होगी। इस निर्देश के पत्र सभी शैक्षिक संस्थानों को भेज दिए गए हैं। इस आदेश का महिला शिक्षकों के साथ साथ स्कूल में पढ़ने वाली छात्राएं भी स्वागत कर रही हैं। उनका मानना है कि इस आदेश का कड़ाई से पालन होने पर गुरु और शिष्य के कलंकित हो रहे रिश्तों को बचाया जा सकता है। जो माहौल चल रहा है उस लिहाज से जो गवर्नमेंट ने ये कहा है वो मेरे ख्याल से तो ठीक है। और ये तुगलकी कह सकते हैं ऑर्डर है उनका और मानना पड़ेगा हम लोगों सबको, मगर ये हमसे राय लेते हैं तो ये बिल्कुल गलत है। इस फरमान का जहां महिला टीचर स्वागत कर रही है, वहीं पुरुष शिक्षक इसको शासन का तुगलकी फरमान बता रहे हैं। वो मानते हैं कि सोशल मीडिया का जमाना है, ऐसे में छात्रों और टीचर के बीच इस तरह की पाबंदी ठीक नहीं है, लेकिन शासन का फरमान है तो फिलहाल इसका पालन तो करना ही पड़ेगा। लखनऊ से हमारे संवाददाता शलभ मणि त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ हैं। शलभ, ये बताएं कि उत्तर प्रदेश सरकार क्यों ये चाहती है, उसने एक कारण स्पष्ट किया है कि शिक्षक और छात्र छात्रा आपस में सोशल मीडिया पर दोस्ती ना करें। देखिए, कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी जिनको लेकर गुरु शिष्य की जो परंपरा है, गुरु शिष्य के जो रिश्ते हैं वो कलंकित हुए थे। कुछ तमाम शहरों में ऐसी घटनाएं हुई थी, जैसे लखीमपुर में हुआ था, बहराइच में हुआ था, और उन्हीं घटनाओं को आधार बना के सरकार ने इस तरह का फरमान जारी किया है। सरकार की ये दलील है कि इस तरह की शिकायतें मिली थी कि कुछ लोग जो शिक्षक हैं वो जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। लेकिन इस पूरे फरमान को लेकर, पूरे आदेश को लेकर विवाद इसलिए पैदा हो गया है क्योंकि सोशल मीडिया पे हर कोई एक्टिव होना चाहता है, हर कोई अपने विचारों को रखना चाहता है। तो एक बड़े तबके का ये मानना है कि इस तरह के फैसले से, इस तरह के फरमान से कुछ बहुत ज्यादा होने वाला नहीं है। ये एक बहुत लकीर पीटने वाली बात है, लेकिन फिलहाल ये आदेश जारी हो चुका है और क्योंकि ये सरकार का आदेश है, लिहाजा जो टीचर्स हैं उनको ये आदेश मानना होगा। देश दिन भर में एक बार फिर आपका स्वागत है और अब बात देहरादून की, जहां पर कुछ छोटे से प्यारे से मासूम बच्चे खेल रहे थे, लेकिन एक डॉक्टर इतना नाराज हुआ कि उसने बच्चों पर खतरनाक कुत्ता था उसको छोड़ दिया। इस वक्त हमारे संवाददाता मुकेश कुमार देहरादून से हमारे साथ है। मुकेश, कौन है ये डॉक्टर और कुछ बच्चे घायल भी हुए, उनके बारे में क्या जानकारी है? देखिए, निश्चित तौर पर बेहद खौफनाक ये घटना राजधानी देहरादून में सामने आई। जिस तरह से कुछ बच्चे खेल रहे थे राजपुर रोड इलाके में, जहां पर एक बच्ची अपने घर ट्यूशन पढ़कर वापस लौट रही थी। इसी दौरान कुछ बच्चों की गेंद डॉक्टर के घर पर जाकर टकराती, उसके बाद उस घर से खतरनाक कुत्ते भौंकते हुए निकलते और सीधे उस मासूम। देहरादून में शुक्रवार को एक डॉक्टर हैवान बन गया। घर के बाहर खेल रहे बच्चों की गेंद खिड़की से क्या टकराई, खूंखार कुत्ते ही मासूम बच्चों पर छोड़ दिए गए। सड़क से गुजर रही 7 साल की एक मासूम बच्ची पर ये कुत्ते झपट पड़े और जख्मी कर दिया। आसपास के लोगों ने किसी तरह कुत्तों से बचाकर बच्ची को अस्पताल पहुंचाया। घटना से गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा भी किया। ट्यूशन से आ रही थी तब ये डॉगीज मेरी तरफ भागते हुए आए। भैया लोग क्रिकेट खेल रहे थे तब कुत्ते ये डॉगीज यहाँ के भागते हुए आए, मेरे पे झपट गए एकदम से। उनको मैं मना करता हूँ कि बॉल इधर मत फेंका करो हमारे घर की तरफ। जब बॉल इधर खिड़की या दरवाजे पे आएगी तो बच्चा वहाँ पर था तो कुत्तों ने उसको लपक लिया। दून में हुई रोंगटे खड़े कर देने वाली इस घटना के बाद हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और जांच पड़ताल शुरू कर दी गई। फिलहाल अभी तक पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
मुकेश, एक बात बताएं कि अभी तक इन डॉक्टर जो कि बड़े कॉन्फिडेंटली बता रहे हैं कि क्यों इन्होंने कुत्ते छोड़े इन बच्चों के ऊपर, इनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? देखिए, इस पूरे मामले में अभी तक किसी तरह की कोई कड़ी कार्रवाई डॉक्टर के खिलाफ नहीं की गई। हाँ, इतना जरूर है, लोगों के हंगामे और हमारे खबर दिखाने के बाद पुलिस ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है और सीआरपीसी की धारा 135 के तहत एक मजिस्ट्रेट इंक्वायरी के लिए लेटर पुलिस की तरफ से भेजा गया। लेकिन जिस तरह से एक डॉक्टर का खौफनाक चेहरा राजधानी देहरादून में सामने आया, उसके बाद अभी तक किसी तरह की कड़ी कार्रवाई डॉक्टर के खिलाफ नहीं की, जिससे तमाम तरह के सवाल पुलिस पर भी खड़े हो रहे हैं। हालांकि कार्रवाई के नाम पर फॉर्मेलिटी जरूर की गई है। सीआरपीसी की धारा 135 के तहत एक चिट्ठी भेजी गई है सिटी मजिस्ट्रेट को, जिसके बाद ये कार्रवाई के लिए कहा गया है। और अब ये माना जा रहा है कि स्थानीय लोगों को डॉक्टर के घर में जो पालतू कुत्ते, खूंखार कुत्ते हैं, उनसे जल्दी ही मुक्ति मिल जाएगी और उनको इनके डॉक्टर के घर से बेदखल कर दिया जाएगा। जी, देहरादून से मुकेश कुमार, इस जानकारी के लिए धन्यवाद। देश दिन भर में